नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे ज्वार एवं भाटा के बारे में। ज्वार और भाटा क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ओशंस का जो वाटर होता है उसके अंतर्गत मूवमेंट होती है। अब ये जो मूवमेंट होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर सबसे पहले हम ओशन की मूवमेंट को देख लेते हैं कि जो ओशन का जो जल होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक होता है यानी वो गतिशील होता है। तो उसके अंतर्गत एक सर्कुलेशन चलता है। तो जो सर्कुलेशन चलता है तो वो जो सर्कुलेशन होता है वह 3 टाइप्स का होता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहला तो होता है लहरें, जिसे हम वेव्स कहते हैं। तो लहरें जो होती हैं वो चलती है। और दूसरी जो मूवमेंट होती है उसे हम टाइड्स एंड एब के रूप में जानते हैं, जिसे हम ज्वार एवं भाटा के नाम से जानते हैं। तथा दूसरी के बाद जो तीसरी जो मूवमेंट होती है उस तीसरी मूवमेंट को हम ओशन करंट या महासागरीय धाराओं के बारे में देखते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। फर्स्ट जो है वो वेव्स के रूप में, सेकंड जो रहती है वो टाइड एंड एब के रूप में, और जो थर्ड रहती है वो ओशन करंट के रूप में देखने को मिलती है। यानी सागर के अंतर्गत लहरें जल की एक गति है। दूसरी जो जल महासागरीय जल की जो मूवमेंट है उसे हम टाइड एंड एब ज्वार एवं भाटा कहते हैं। और तीसरी जो रहती है उसे हम महासागरीय धाराएं यानी ओशन करंट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। अब वो महासागरीय यानी ओशन जो वाटर होता है वह हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों प्रकार की गतियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है। यानी केवल हॉरिजॉन्टली वर्क यानी पानी जो है वो केवल और केवल इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली न चलकर इस प्रकार से ऊपर नीचे भी होता है। जो क्षैतिज गति है उससे ओशन करंट यानी आपकी महासागरीय जो धाराएं होती है वो इस प्रकार से चलती है। और जब हम वर्टिकली की बात करते हैं तो उसे हम ज्वार और भाटा कहते हैं। यानी ये टाइड एंड एब ये जो मूवमेंट है अप एंड डाउन की उसे हम टाइड एंड एब यानी ज्वार भाटा कहते हैं। और इस प्रकार से अगर हॉरिजॉन्टली रहती है तो उसे हम महासागरीय धारा के नाम से जानते हैं। अब महासागरीय तरंगे किस प्रकार की होती है? तो तरंगे यानी जो वेव्स होती हैं तो महासागरीय सतह की दोलायमान यानी ऑक्सीलेटिंग जो मूवमेंट होती है उसे हम तरंगे कहते हैं। इसमें जो ओशन वाटर जो है वह अप डाउन यानी वाटर जो लेवल है वह ऊपर नीचे होता रहता है और केवल ऊपर नीचे होता है, अपने स्थान से बहकर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाता है। यानी वाटर जो होता है वो ऊपर चला गया और वापस नीचे आ गया, वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आ गया। तो ये मूवमेंट जो रहती है वह अप एंड डाउन की रहती है। इसमें वाटर जो होता है वह अपने स्थान से डिस्प्लेस नहीं होता है, जो स्थान है वो चेंज नहीं करता है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपना मूवमेंट हो रही है, लेकिन मूवमेंट नहीं होती, केवल पानी ऊपर नीचे होता है। अब ये तरंग जो बनती है वो कैसे बनती है? तो तरंग जो रहती है वो पवन के दबाव यानी हवाओं का प्रेशर है, वह घर्षण के कारण यानी जो हवाएं जो बहती है जैसे कि प्रिवेलिंग विंड्स रहती हैं वो भी इसका कारण बन सकती है, एयर प्रेशर है वो भी इसका कारण बनती है। तो तरंग कितनी बड़ी होगी, इसकी साइज कितनी होगी और उसका फोर्स कितना होगा ये डिपेंड करता है कि उसके साथ बहने वाली जो विंड है उसकी स्पीड कितनी है, पवन के बहने की अवधि यानी वो प्रिवेलिंग विंड है या सीजनल विंड है या लोकल विंड है यानी लगातार साल भर चलती है या वर्ष के कुछ महीने चलती है या फिर सुबह और शाम चलती है, तो इन पर भी डिपेंड करता है। तथा पवन के निर्विघ्न यानी बिना किसी बैरियर के बहने की दूरी कितनी, कुछ बीच में कुछ बैरियर तो नहीं है, कितनी दूरी तक बहती है, ये सब जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती है। वैसे अगर तरंग की बात करें तो तरंग के यानी जो वेव जो होती है वह उस वेव के 2 भाग होते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले जब फिजिकल ज्योग्राफी का जो पोर्शन था जिसके अंतर्गत हमने वलन को पढ़ा, तो वलन के अंतर्गत हमने देखा था कि एक भाग ऊपर उठा रहता है और एक भाग नीचे दसा रहता है। तो इसको हमने इस प्रकार से एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। तो तरंग का एक ऊपर उठा हुआ भाग और एक होता है नीचा। तो ये हमने 2 भाग देखे थे। जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है जिसे तरंग श्रृंग कहा जाता है, ये तो हो गया क्रेस्ट
और जो नीचे दसा हुआ जो भाग होता है उसे तरंग गर्त यानी ट्रफ के नाम से कहा जाता है। ये हो गया ट्रफ। जिस प्रकार से आपने एंटीक्लाइन एंड सेक्लाइन को पढ़ा यानी अभिनति और अपनति को पढ़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो तरंग है, पानी की जो वेव है ऊपर जाती है और ये नीचे जाती है। तो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसे क्रेस्ट कहते हैं और नीचे दबा हुआ भाग होता है उसे ट्रफ कहते हैं। फिर दो तरंग श्रृंगों यानी दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे तरंग धैर्य यानी वेवलेंथ कहा जाता है। इसको भी हमने इंसुलेशन वाला जो चैप्टर रहा उसके अंतर्गत विस्तार से देखा था कि किस प्रकार से। आप देखिएगा वेवलेंथ को हम डिस्कस करते हैं, ये वेव की लेंथ हो गया। जैसे कि अब कहा गया है कि दो गर्तों या श्रृंगों यानी इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आपकी वेव की लेंथ के नाम से, यानी एक श्रृंग और एक गर्त मिलकर पूरी वेव को बनाते हैं और इन दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो वेव की लेंथ के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं कि तरंग श्रृंग एवं तरंग गर्त यानी आपका वेव का क्रेस्ट एंड वेव का ट्रफ के बीच की ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल जो दूरी होती है उसको वेव हाइट कहते हैं। देखिएगा ये तो हो गए वेव लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसे हम वेव हाइट के नाम से जानते हैं। तो ये वेव हाइट के बाद तरंग की ऊंचाई के आधे भाग को तरंग आयाम कहा जाता है। ये आपका एम्पलीट्यूड के नाम से जाना जाता है। 1 सेकंड के अंतराल के अंदर एक बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या को तरंग आवृत्ति यानी वेव की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये इस प्रकार से जानना जरूरी है क्योंकि हम इस प्रकार से, जैसे कि वेव पीरियड क्या होता है, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है वो इसी पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर हमें वेव की स्पीड को ज्ञात करना है तो उसका जो तरंग धैर्य यानी उसका जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ में अगर उसका आवर्तकाल का अर्थ होता है कि एक ही टाइम में वो कितनी बार गुजर रही है, तो उसका अगर भाग देते हैं तो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो तरंग का गर्त यानी ये तो रहेगा आपका ट्रफ, ठीक है, और ये जो ऊपर वाला जो भाग रहेगा इसे हम क्रेस्ट कहते हैं। इन दो क्रेस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपका वेवलेंथ कहलाता है। ये यहाँ पर भी आपको श्रृंग यानी क्रेस्ट देखने को मिलता है। ये ट्रफ हो गया और दो ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपका वेवलेंथ या तरंग धैर्य के नाम से देखने को मिलता है। इनकी जो हाइट है वो आपका तरंग की ऊंचाई यानी वेव की हाइट के नाम से जाना जाता है। अब तरंगों के कई प्रकार होते हैं जैसे कि सी, स्वेल एंड सर्फ। सी, स्वेल एंड सर्फ को हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि पानी जब कह सकते हैं कि आपके आगे की ओर बढ़ता है, देखिएगा तरंग आगे जाती है और फिर वापस पीछे की तरफ लौट जाती है। तो यहाँ पर ये इसके 3 भाग देखने को मिलते हैं। जैसे कि सी क्या होता है कि जब किसी समुद्र में तरंग धैर्य और दिशाएं वाली तरंगें एक साथ उत्पन्न होती है तो एक अनियमित सी तरंग का प्रारूप देखने को मिलता है जिसे हम सी कहते हैं। स्वेल या महातरंग क्या कहता है, तो उन पवनों के प्रभाव क्षेत्र से दूर चली जाती हैं जिन्होंने उन्हें बनाया जाता है, तो उसे तब वे तरंगे एक समान ऊंचाई या आवतकाल के बाद एक निश्चित रूप धारण कर लेती है तो उसे स्वेल कहते हैं। तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को सर्फ या फैनिल के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तरंग टूटने के बाद तरंग बहुत तेजी से आवाज़ करते हुए तट की ढलान के ऊपर चढ़ती है तो उसे श्वास कहा जाता है। और फिर श्वास यानी जब कोस्ट रीजन की तरफ जाती है तो उसे हम श्वास। जो सर्फ का अर्थ होता है कि तरंग काफ़ी ऊंचाई से गिरती है, जैसे कि आपके सी से आएगी और काफ़ी ऊंचे से जाकर इस प्रकार से एक यहाँ पर इस प्रकार से सांप के फन के रूप में इस प्रकार से बनाती है, तो उसे हम कह सकते हैं आपके सर्फ या फैनिल कहेंगे। यहाँ से ये टूट कर पानी गिरेगा और पानी गिरकर फिर कोस्ट की तरफ चलेगा, तो कोस्ट की तरफ जब चलता है तो उसे हम स्वास कहते हैं। और एक तरफ जाने के बाद जब वापस रिटर्न होता है तो रिटर्न होने को हम पश्चाधावन या बैकवॉश या बैकरश के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं ज्वारभाटा। ज्वारभाटा क्या होता है, चलिए हम बढ़ते हैं ज्वारभाटा की तरफ। तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति यानी उसका जो आकर्षण शक्ति, चंद्रमा अपने सूर्य अपने आकर्षण से उसको अपनी ओर खींचता है, तो आकर्षण शक्ति से पानी ऊपर उठना और फिर आगे बढ़ने की स्थिति को हम ज्वार करते हैं और वापस जब गिरता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। जैसे कि हमने एक फूंक से या फिर किसी प्रकार से पानी को
ऊपर की तरफ खींचा और जैसे ही हम छोड़ते हैं, जैसे कि हमने चुंबक से खींचा और जैसे हम छोड़ते हैं तो चुंबक से वापस जब पदार्थ छूट जाता है, तो इस प्रकार की जो अप डाउन होने की स्थिति को हम ज्वार भाटा कह सकते हैं। जैसे कि अगर देख लीजिए कि ये सी वाटर है और यहाँ पर अगर मान लीजिए ये मून है, तो मून इस पानी को अपनी ओर खींचेगा, तो पानी क्या जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, और जब मून का प्रभाव कम होगा तो पानी वापस नीचे जाएगा। तो इस प्रकार से अप डाउन की जो मूवमेंट होती है तो उसे अप होता है तो उसे हम टाइड कहते हैं, और जब वाटर ये वापस नीचे की तरफ जाता है तो उसे हम भाटा या एब के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से इनसे जो तरंगे यानी जो वेव होती है तो उसे ज्वारीय तरंग के नाम से जानते हैं। तो महासागरीय जल के अंतर्गत ज्वार में परिवर्तन होने के लिए चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण जो बल होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यानी सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही जो है पानी को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, और उसके बाद वापस जब छोड़ते हैं तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा ये अपनी ओर आकर्षित करने का जो पावर होगा वो कितना होगा, तो आकर्षण बल सूर्य की अपेक्षा, यानी चंद्रमा जो है सूर्य से आकार में काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके आकर्षण की अगर बात करें तो सूर्य की अपेक्षा लगभग 2.17 गुना अधिक होता है। यानी अगर अनुपात में देखें तो अगर 5 पावर्स अगर सन के अंतर्गत है तो 11 पावर्स जो है वह आपको चंद्रमा के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की सतह केंद्र की अपेक्षा चंद्रमा से लगभग 6400 किलोमीटर नज़दीक है, तो पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा के सामने रहता है वहाँ पर उसका आकर्षण बल अधिकतम होता है, और पीछे वाला जो भाग होता है उस पर न्यूनतम रहता है। तो सामने वाला भाग यानी जो चंद्रमा के सामने वाला भाग है वहाँ पर तेज ज्वार देखने को मिलता है, यानी हाई टाइड देखने को मिलता है, या डायरेक्ट टाइड उसके नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उसके पीछे वाले जो भाग पर है वहाँ पर अपकेंद्रीय बल के द्वारा वहाँ पर आपको परोक्ष रूप से एक अप्रत्यक्ष ज्वार देखने को मिलता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिएगा मैं कलर चेंज करके आपको इसी पर ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिएगा अगर वाटर, जैसे कि अगर हमने अर्थ बनाया है और अर्थ के यहाँ पर डायग्राम होगा, डायग्राम को पहले समझ लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो जैसे कि ये अर्थ पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सामने जैसे कि ये चंद्रमा है, और इसको हम इस प्रकार से समझ लेते हैं। तो ये हमारा अर्थ है, और अर्थ के सामने वाला जैसे कि यहाँ पर हमने मून बना दिया, यहाँ पर मैंने मून बना दिया, ऑफलाइन क्लासेज में पूछूंगा। तो ये मून के जब सामने वाला हिस्सा है तो यहाँ पर टाइड देखने को मिलेगा। देखिएगा एक ही समय में यहाँ पर भी टाइड आएगा। ये जो टाइड है ये तो आ रहा है ड्यू टू मून, यानी मून के कारण यहाँ से जो पानी है वो थोड़ा सा यहाँ से अर्थ के ऊपर से अब चला गया, तो ये यहाँ पर टाइड बना। लेकिन इसके ठीक तरफ इस दिशा में भी यहाँ पर भी एक आपको टाइड देखने को मिलेगा, यानी अर्थ के दोनों हिस्सों पर जो अगर इस हिसाब से देखा जाता है तो यहाँ पर तो क्या मिलेगा, टाइड। ये तो आपके डायरेक्टली हो रहा, और यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको उसका जो आपका अपकेंद्रीय बल है उसके कारण आपको टाइड देखने को मिलेगा। तो दो जगह पर, यानी एक साथ पृथ्वी पर दो जगह पर आपको टाइड देखने को मिलेंगे, और इसके ठीक समकोण पर, यानी ये जो भाग है यहाँ पर आपको एब देखने को मिलेगा, यानी यहाँ का जो पानी होगा वहाँ पर आपको नीचा देखने को मिलेगा। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपका टाइड आ रहा है टीपो टाइड, और यहाँ पर भी टी यानी हाई टाइड आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो आपको ई फॉर एब यानी भाटा, यहाँ पर आपको भाटा देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर आपको नीचा ज्वार देखने को मिल सकता है और यहाँ पर ऊंचा ज्वार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दो जगह पर आपको टाइड और एब एक ही समय में देखने को मिलते हैं। एक प्रत्यक्ष होता है और एक होता है अप्रत्यक्ष। बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रक्रिया के कारण दोनों तरफ समुद्री जल का तल जो है वो नीचा हो जाता है, जिसे भाटा होता था। तो दो जगह पर, यानी पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर दो बार ज्वार आएंगे और दो बार आपको भाटा देखने को मिलेगा। इसका मुख्य जो कारण है वो है आपका रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ज्वार के प्रकार की बात करते हैं तो चंद्रमा अपनी धुरी पर चक्कर लगाता हुआ पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की ओर परिक्रमा करता है, यानी उसके रिवोल्यूशन का जो मार्ग रहता है वो सैटेलाइट है, इसलिए पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। जबकि जो पृथ्वी होती है वो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती हुई वो रिवोल्यूशन करती है सन के अराउंड। तो इस दौरान पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच कई प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न होती है, जिसके कारण जो ज्वार जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं उच्च ज्वार या दीर्घ ज्वार, जिसे स्प्रिंग टाइड कहा जाता है, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीधी रेखा के अंतर्गत होने, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर दीर्घ ज्वार
आएगा। इस ज्वार में चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति साथ मिलकर कार्य करते हैं, और जो ज्वार होता है वो नॉर्मल जो ज्वार यानी नॉर्मल टू टाइड होता है उससे 20% आपको हाई देखने को मिलता है। ये सिचुएशन कब होती है? ये सिचुएशन आपको एक महीने के अंतर्गत 2 बार देखने को मिलती है, एक अमावस्या और एक पूर्णवासी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में देखिएगा, कैसी स्थिति में ये कैसी स्थिति हो देखिएगा, हाई टाइड किस प्रकार से आ रहा है ये देखिएगा। दोनों ही स्थितियों में देखिएगा कि यहाँ पर हाई टाइड देखिए, अमावस्या के दिन क्या स्थिति हो रही है, जो पृथ्वी है और यहाँ पर चंद्रमा है और सूर्य है। तो ये चंद्रमा और जो सूर्य है दोनों ही मिलकर उस अर्थ के ऊपर का जो वाटर है उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ पर जो पानी है अपना थोड़ा सा अप हो जाता है, इस तरफ तो इन दोनों के आकर्षण शक्ति से हो रहा है, और इस तरफ जो हो रहा है तो वो इनडायरेक्टली आपका अपकेंद्रीय बल के कारण हो रहा है। तो दोनों तरफ टाइड आएगा, लेकिन डायरेक्ट जो रहेगा प्रत्यक्ष जो इस तरफ देखने को मिलेगा। तो ऐसा जो रहता है उसको हम कह सकते हैं युति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक तरफ हो, युति यानी दोनों ही मिलकर खींच रहे हैं तो उसे हम युति कहते हैं। और जब दोनों एक दूसरे से कहते हैं, ये कह रहा है कि मेरी तरफ खींचूंगा और ये कह रहा है मेरी तरफ खींचूंगा, तो इस प्रकार की स्थिति यानी पूर्णिमा के दिन सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यानी सूर्य और पृथ्वी और चंद्रमा अपनी ओर खींच रहा है पानी को और सूर्य अपनी ओर खींच रहा है, तो ऐसी स्थिति में वियुति यानी उल्टा संबंध देखने को मिलता है। अब सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊंचा जो ज्वार कहाँ आता है, तो फंडी की खाड़ी जो है वो इंग्लिश चैनल के अंतर्गत आपको यहाँ पर आपको सबसे बड़ा ज्वार यानी हाई टाइड्स आपको देखने को मिलता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा यानी आपका सूर्य, फिर आपका अर्थ और फिर है आपका मून एक सीधी रेखा में होता है, तो इसको युति या सिजिकी के नाम से जानते हैं। तीनों ही एक सीधी रेखा के अंतर्गत होते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं, एक ओर का अर्थ होता है जैसे कि यहाँ पर हमने तीनों को अर्थ को बीच में रखा है, और यहाँ पर मैंने जैसे कि अर्थ बना दिया, अर्थ के बाद यहाँ पर हो गया मून, और मून के बाद यहाँ पर हो गया सन। दोनों पृथ्वी के एक ही दिशा के अंतर्गत होते हैं, तो उसे युति यानी कंजक्शन की स्थिति या आपके सूर्य ग्रहण की स्थिति के अंतर्गत गिना जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम ओपोजिशन या वियुति के नाम से जानते हैं। वियुति देखिएगा, ये युति है, युति के अंतर्गत दोनों एक तरफ है। वापिस मैं समझाता हूँ, देखिएगा अर्थ बीच में है और मून इस तरफ है और सन इस तरफ है। बीच में अगर अर्थ है तो उसे तो कहा जाता है वियुति कि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑपोजिशन। ठीक है, और अगर दोनों ही यानी अर्थ के बाद यहाँ पर मून है और बाद में यहाँ पर सन है, तो ऐसी स्थिति को हम आपके युति या कंजक्शन के नाम से जानते हैं। ये है आपका कंजक्शन और ये हो गया आपका ओपोजिशन। ठीक है, युति की स्थिति कब होती है? युति जब न्यू मून पूरा का पूरा चंद्रमा देखने को मिलता है, तो आपको अमावस्या का दिन जो रहता है उसमें आपको पूरा का पूरा चंद्रमा आपको न्यू मून जो कह सकते हैं, जिसे अमावस्या की स्थिति को देखा जाता है। न्यू मून यानी जो मून है वो नया बनने की स्थिति में आ जाता है। अमावस्या के बाद धीरे धीरे वापस मून जो है वापस पूरा का पूरा डेवलप या दिखने लगता है। वियुति की जो स्थिति होती है पूर्णमासी कह रहे हैं, पूर्ण वियुति की स्थिति देखेगा। वियुति किसे कहा हमने? ऑपोजिशन। ओ कहाँ लिखा है? यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति देखिएगा, अर्थ और अर्थ से मून एकदम पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि अर्थ पर हम हैं और अर्थ से हमारा मून सीधा दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति यानी जब पूरा का पूरा चंद्रमा आपको फुल मून दिखाई देता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति आपको पूर्णमासी के अंतर्गत देखने को मिलती है। ये वियुति की स्थिति होती है, क्योंकि सन जो होता है आपके विपरीत डायरेक्शन के अंतर्गत होता है। अब हम करते हैं लघु ज्वार या जिसे नीप टाइड कहा जाता है। तो प्रत्येक जो महीना होता है उसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष यानी आपका अंधेरा पक्ष कहा जाता है, और एक जो होता है वो आपका शुक्ल पक्ष कहलाता है। तो उसकी सप्तमी और अष्टमी, हिंदी माह की जो कह सकते हैं 7वीं और 8वीं जो तिथि होती है, उसमें सूर्य और चंद्रमा समकोणिक होते हैं। समकोणिक का अर्थ होता है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये हमारी अर्थ है
और अर्थ के इस तरफ की स्थिति में यहाँ पर मैं बना लेता हूँ मून और यहाँ पर बना देता हूँ मैं सन। तो ऐसे में यहाँ पर एक समकोण बन रहा है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बन। ऐसी सिचुएशन जो रहती है वह रहती है शुक्ल पक्ष हो चाहे कृष्ण पक्ष हो, उसमें 7वीं और 8वीं यानी 7वीं 8वीं के दिन इस प्रकार की सिचुएशन होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सूर्य और चंद्रमा के जो टाइड के डेवलपमेंट के जो फोर्स होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये इधर खींच रहा है और ये इधर खींच रहा है, तो इस कारण यहाँ पर जो ज्वार होता है वह नॉर्मल से भी नीचे आता है, तो इसे लघु ज्वार या नीप टाइड के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 20% आपको लो देखने को मिलता है। फिर है अपभू या उपभू या अपोजियन एंड पेरिजियन। अपोजियन एंड पेरिजियन का जिस प्रकार से हमने पेरिलियन एंड एपिलियन जो शब्द देखे थे सूर्य के संदर्भ में, उसी प्रकार की स्थिति को देखा जाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के बहुत काफ़ी नियरेस्ट जगह पर होता है, यानी पृथ्वी के केंद्र से, यानी पृथ्वी का जो केंद्र है ये वाला, यहाँ से चंद्रमा के केंद्र की यानी चंद्रमा के केंद्र की जो दूरी होती है वह बहुत नज़दीकतम होती है, तो उसे हम उपभू या पेरिजी कहते हैं, ठीक है। उपभू देखिएगा काफ़ी नज़दीक की स्थिति है, तो पेरिजी है, और काफ़ी दूर है, ऐसी स्थिति में हम उसे क्या कहेंगे, एपोजी या इसे अपभू के नाम से, यानी जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे उपभू के नाम से जाना जाता है। जो टाइड रहता है 20% आपको छोटा देखने को मिलता है। जो उपभू या अपभू जो होता है, अपभू जो होता है वह हाई टाइड के रूप में देखने को मिलता है, और जो उपभू जो होता है वह आपको काफ़ी छोटा, यानी जो पानी है वो काफ़ी ऊपर न जाकर थोड़ा सा नीचे, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा 20% आपको कम या अधिक देखने को मिलता है। तो अपोजियन एंड पेरिजियन आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बढ़ते हैं दैनिक ज्वार, डेली टाइड। अगर किसी स्थान में एक ही दिन में कितने टाइड आ रहे हैं और कितने एब आ रहे हैं तो उसको हम दैनिक यानी डेली टाइड के नाम से देखेंगे। अब ये जो ज्वार आता है उसमें एक सिस्टमेटिक यानी एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, यानी एक जो टाइड है वो प्रतिदिन, यानी फर्स्ट टाइड और सेकंड टाइड के जो बीच का जो डिस्टेंस, एक टाइड और दूसरे टाइड के बीच में जो ड्यूरेशन जो रहती है वो लगभग 52 मिनट्स रहती है, यानी 24 घंटे और 52 मिनट के बाद एक दूसरा टाइड आता है। यानी फर्स्ट जो टाइड, जैसे कि आज अगर एक फर्स्ट टाइड आ गया, मान लीजिए 11 बजे आया है आज टाइड किसी स्थान पर, जैसे कि मान लीजिए कि ए स्थान है और ए जगह पर अगर आज का जो फर्स्ट जो टाइड है वो अगर 11 बजे आया है, तो दूसरा जो टाइड रहेगा वो आपको कल के दिन 11:52 पर देखने को मिलता है, यानी 24 घंटे और 52 मिनट के बाद आपको दूसरा टाइड वहां पर देखने को मिलता है। यदि पृथ्वी या चंद्रमा की जो परिभ्रमण का या रोटेशन या रिवोल्यूशन की गति को डबल कर दिया जाए तो इसमें जो अंतर रहेगा वो 26 देखने को मिलेगा, यानी रोटेशन या रिवोल्यूशन की स्पीड को बढ़ा दे तो ये जो हाफ हो जाएगा, यानी 52 का लगभग 26 हो जाएगा। और अगर पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति यानी उसका जो रोटेशन है उसको डबल कर दिया जाए या हाफ कर दिया जाए तो अगला ज्वार रहेगा वो आपको 52 मिनट देरी पर देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों में आप इस प्रकार का चेंज न करें। फिर हम कहते हैं अर्धदैनिक यानी सेमी डेली, ठीक है। तो प्रत्येक दिन में 2 बार आने वाले ज्वार को अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। तो प्रत्येक ज्वार जो 12 घंटे और 26 मिनट यानी 24 घंटे और 52 मिनट का आधा, ठीक है, तो 12 घंटे और 26 मिनट। फिर मिक्स्ड टाइड, तो जहां पर इस प्रकार की सिचुएशन रहती है कि दिन में 2 ज्वार आते हैं परंतु एक ज्वार की ऊंचाई दूसरे ज्वार की ऊंचाई से कम और भाटे की ऊंचाई जो होती है दूसरे की अपेक्षा कम होती है, तो उसको हम मिश्रित कहते हैं। कुछ जो ज्वार होते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन के अंतर्गत आते हैं तो उसे इक्वेटोरियल टाइड्स के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य के समान चंद्रमा का भी भूमध्य रेखा से सीधा संबंध है, तो सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसी प्रकार से चंद्रमा का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। सूर्य के सापेक्ष में ये स्थिति जो एक वर्ष में होती है, लेकिन चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये हर माह आपको देखने को मिलती है, क्योंकि जो पृथ्वी के चारों तरफ जब चंद्रमा चक्कर काटता है तो लगभग 27.5 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर जो चंद्रमा काटता है तो 27.5 दिन के अंतर्गत ये पूरा कर लेता है, जिसे हम साइनोडिक मंथ के या संयुति मास के नाम से इसे जानते हैं। और जब चंद्रमा का उत्तरायण होता है तो उसका अधिकतम प्रभाव कर्क रेखा पर होता है, ठीक है। और इसी प्रकार से जब चंद्रमा जब भूमध्य रेखा पर होता है तो उसकी आकर्षण शक्ति और बल के कारण वहाँ पर जो ज्वार आता है तो उसे हम इक्वेटोरियल टाइड्स के नाम से
जानते हैं। इसी प्रकार से टाइडल करंट होता है, तो कोई ये जो खाड़ी है तो वहाँ पर खुले महासागर के अंतर्गत जुड़ी रहती है, तो ज्वार के समय खाड़ी के अंतर्गत वो प्रवेश करती है और भाटे के समय बाहर निकल जाती है। जैसे कि कोई ऐसा रीजन है, जैसे कि हम मान लीजिए ये कोई ऐसी खाड़ी बन गई, तो यहाँ पर टाइड घुसेगा अंदर और वापस बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार की टाइडल करंट जो होती है वो देखने को मिलती है। तो टाइडल जैसे करंट आती है, यानी टाइडल करंट जो रहती है उस समय ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर जहाज आसानी से चले जाता है, और जब वापस बाहर निकलती है तो जहाज बाहर निकल जाता है। ज्वारी भित्ति या टाइडल बोर की बात करते हैं, तो एक ज्वार किसी नदी के संकरे या छिछले मुंह में प्रवेश करता है तो उसे ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी जल को एकत्रित करने व नदी तल के घर्षण के कारण ज्वाली तरंग का जो अग्रभाग होता है वो काफी खड़ा दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वह तेज गति से नदी के अंदर प्रवेश करता है, यानी नदी जिस दिशा से आ रही उसी दिशा के अंतर्गत टाइड प्रवेश कर लाता है। तो हुगली नदी जो है वहां पर इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। ये कुछ सिद्धांत हैं जो टाइड भाट और ऐप से रिलेटेड हैं, जिसके अंतर्गत आपका बैलेंस जो थ्योरी है वो न्यूटन के माध्यम से दी गई। डायनेमिक जो सिद्धांत है वो आपका लाप्लास का है। फिर आपका प्रगामी तरंग का सिद्धांत विलियम वेवेल का है। आपका कैनाल जो थ्योरी है वो एरी की है। स्थैतिक तरंग का जो सिद्धांत है वो हैरिस के अंतर्गत दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो टाइड आते हैं और इनका अलग अलग महत्व है। जिस प्रकार से जो रिवर्स के माउथ होते हैं वहाँ पर जो पोर्ट्स होते हैं तो वहाँ पर जहाज नहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन जैसे ही ज्वार आता है तो पानी बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसके माध्यम से जहाज जो रहता है वो बंदरगाह पर आसानी से पहुँच जाता है और भाटे के साथ वो वापस बाहर निकल जाता है। मछुआरे ज्वार के समय खुले समुद्र के अंदर मछली पकड़ने जाते हैं और भाटे के साथ वापस लौट आते हैं। इसी प्रकार से ज्वार भाटे की जो वापस रिटर्न करंट होती हैं तो समुद्र तट पर जो बसे हुए जो नगरों की सारी गंदगी होती है उसको समुद्र के अंतर्गत बहाकर लेके जाती है। इसके अलावा ज्वार भाटे के साथ कई प्रकार की वस्तुएं, शंख वगैरह आपको देखने को मिलता है। तो ये इस प्रकार से इसके काफ़ी संबंध विशेषता है या फिर इस प्रकार के काफ़ी महत्व देखने को मिलते हैं। कोस्टल रीजन काफ़ी साफ रहता है और इसके साथ साथ में ज्वार के समय यहाँ पर बांध को भाटे के समय निकाल कर यानी विद्युत यानी टाइडल एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि आपका खंबात की जो खाड़ी है या कच्छ की खाड़ी में इस प्रकार के प्लांट लगाए गए हैं जहाँ से इसमें बिजली बनाई जाती है। तो ये कुछ शॉर्ट्स नोट्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि भाटा क्या कहलाता है, तो पानी का ऊपर उठना व आगे बढ़ना आपका ज्वार कहलाता है। नीचे गिरना और वापस पीछे रिटर्न होना आपका भाटा कहलाता है। फिर उसकी आकर्षण शक्ति की बात करते हैं तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति सूर्य की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है। प्रकार की बात करते हैं तो दीर्घ ज्वार होता है और जिसे उच्च ज्वार भी कहा जाता है। कब आता है, तो सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक सीध में होते हैं तो उस समय दीर्घ ज्वार आता है। 20% आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी यानी ये तीनों ही यानी बीच में आपके कह सकते हैं पृथ्वी के दोनों तरफ आपका सूर्य और चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में आपके अमावस्या युति की स्थिति या सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इसी प्रकार से सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा ये जो स्थिति रहती है वो रहती है पूर्णिमा का, जिसको हम व्युति के नाम से जाते हैं। इस समय चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। देखिएगा पृथ्वी पर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आप देख सकते हैं। लघु ज्वार क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा जब समकोण पर होता है तो ऐसी स्थिति में आपको हर महीने की सप्तमी या अष्टमी या शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के अंतर्गत इस प्रकार को देखने को मिलते हैं। फिर आपका अपोची एंड पेरिजी भी हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि उपभू जब उनके बीच की जो दूरी होती है काफ़ी अधिक होती है तो अपभू कह देते हैं, बिल्कुल नज़दीक होते हैं तो उपभू कहते हैं। दैनिक ज्वार तो 24 घंटे और 52 मिनट के अंतर से एक स्थान पर दो ज्वार देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अर्धदैनिक, मिश्रित, अयन, भूमध्य रेखीय और विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों के बारे में हमने डिस्कस किया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर भी हम ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। ये तो केवल और थोड़ा सा आप जिस प्रकार से बिजी रहें और इसके नोट्स पढ़ते रहें। सोर्स ये अंतिम नहीं है, जहाँ कहीं से भी आपको मटेरियल्स या अच्छे अच्छे वीडियोस देखें तो आप देखते रहें और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।